जब जोड़ों में लगातार दर्द और सूजन हो तो जिंदगी सच में मुश्किल हो जाती है। ऐसे में एक असरदार इलाज की तलाश सबसे जरूरी हो जाती है। तो आज हम एक ऐसी ही दवा को समझने जा रहे हैं जो खास तौर पर इसी चुनौती के लिए बनी है, एटोरिकॉक्सिब। तो सवाल ये उठता है कि जब जोड़ों का दर्द पुराना और बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उसे कंट्रोल करने का सबसे सही तरीका क्या है। एटोरिक ऑक्सिब जैसी दवाएं, समझिए, इसी सवाल का एक जवाब है। तो चलिए गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये दवा आखिर काम करती कैसे है। चलिए सीधे इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। देखिए, एटोरिकॉक्सिब कोई आम दर्द की गोली नहीं है। इसका काम करने का तरीका बहुत ही खास और सटीक है, मतलब एकदम टारगेटेड। एटोरिकॉक्सिब दवाओं के खास ग्रुप से है जिसे सिलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर कहते हैं। ये असल में NSAIDs यानी नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाओं की एक मॉडर्न जनरेशन है। इसका मुख्य काम है शरीर में एक एंजाइम जिसका नाम है कॉक्स-2 उसे ब्लॉक करना। यही वो एंजाइम है जो दर्द और सूजन के सिग्नल भेजता है। अच्छा, अब ये हिस्सा समझना बहुत दिलचस्प है। हमारे शरीर में ना दो तरह के कॉक्स एंजाइम होते हैं। एक है कॉक्स-1 जो अच्छा वाला है, ये हमारे पेट के अंदरूनी परत को बचाता है। जो पुरानी दर्द की दवाएं थीं वो अच्छे और बुरे दोनों को ब्लॉक कर देती थी। नतीजा, पेट में जलन, एसिडिटी, यहाँ तक कि अल्सर जैसी दिक्कतें। पर एटोरिकॉक्सिब ये स्मार्ट दवा है। ये सिर्फ बुरे वाले यानी कॉक्स-2 को निशाना बनाती है, वही जो दर्द और सूजन की वजह है। मतलब ये सीधे प्रॉब्लम की जड़ पर काम करती है और पेट को बचाने वाले अच्छे एंजाइम को ज्यादा नहीं छेड़ती। तो सवाल यह है कि ये दवा असल में दी किसे जाती है, और ख़ास तौर पर इसकी जो 90 mg की डोज है वो किन किन बीमारियों में काम आती है। आइए इसी पर बात करते हैं। मेडिकल गाइडलाइंस के हिसाब से इसकी 90 मिलीग्राम की डोज 3 मुख्य हालात में दी जाती है। पहला, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये वो बीमारी है जिसमें जोड़ों में लंबे समय तक सूजन रहती है। दूसरा, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जो खास तौर पर रीढ़ की हड्डी में अकड़न और दर्द पैदा करती है। और तीसरा, अगर दांत की कोई सर्जरी हुई है तो उसके बाद होने वाले दर्द के लिए, लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म इलाज होता है। इन सभी मामलों में मकसद एकदम साफ है, दर्द और सूजन को कम करना ताकि मरीज की जिंदगी आसान हो सके और उनका चलना फिरना बेहतर हो सके। इन पुरानी बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए ये 90 मिलीग्राम की खुराक वाकई एक बड़ी राहत हो सकती है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि दवा किसके लिए है, पर इसे लेना कैसे है ये भी जानना उतना ही जरूरी है, क्योंकि सही डोज ही असर और सुरक्षा की कुंजी है। ये टेबल सारी कहानी एकदम साफ कर देती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस और एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में दिन में एक बार 90 mg की डोज लेने की सलाह दी जाती है। दांत की सर्जरी वाले दर्द के लिए भी 90 mg ही है, पर ध्यान दें, सिर्फ 3 दिनों के लिए। वहीं अगर एक्यूट गाउट का दर्द है तो डोज बढ़कर 120 mg हो जाती है, लेकिन वो भी सिर्फ 8 दिनों तक के लिए। और ये जो आप देख रहे हैं, ये इस दवा को इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा और सुनहरा नियम है जो सीधे ऑफिशियल गाइडलाइन से लिया गया है। इसका मतलब है हमेशा सबसे कम डोज जो असरदार हो वो इस्तेमाल करें, और वो भी कम से कम समय के लिए। ये लाइन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा डोज और जितना लंबा समय, इसके साइड इफ़ेक्ट्स का खतरा भी उतना ही बढ़ सकता है। और यहीं से हम इस दवा के सबसे अहम पहलू पर आते हैं, यानी कि इसके फायदे और नुकसान के बीच का संतुलन। एक तरफ है जबरदस्त राहत और दूसरी तरफ है कुछ गंभीर स्वास्थ्य जोखिम। देखिए, एटोरिकॉक्सिब असरदार तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये असर कुछ शर्तों के साथ आता है। इसके फायदों के साथ कुछ बहुत ही गंभीर चेतावनियां भी जुड़ी हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना बहुत बड़ी भूल हो सकती है। यहाँ कुछ सबसे बड़े जोखिमों की लिस्ट है। दिल से जुड़े खतरे जैसे हार्ट अटैक या स्ट्रोक का बढ़ना, हाई ब्लड प्रेशर होना, शरीर में पानी भरने से सूजन आना, किडनी के फंक्शन पर असर पड़ना और पेट में अल्सर या ब्लीडिंग जैसी समस्याएं। ये देखिए, ये दवा की ऑफिशियल वार्निंग है। इसमें साफ साफ लिखा है कि जिन लोगों को पहले से ही दिल की कोई बीमारी है या जिनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहता, उन्हें ये दवा बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। ये चेतावनियां बहुत ही गंभीर हैं और इन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। और ये सिर्फ कहीं सुनी बातें नहीं हैं, इसके पीछे डेटा भी है। एज नाम की एक स्टडी के आंकड़े देखिए। एटोरिकॉक्सिब 90 mg लेने वाले 2.3% लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की वजह से दवा रोकनी पड़ी। वहीं एक और आम दर्द की दवा डाइक्लोफेनाक के साथ ये आंकड़ा सिर्फ 0.7% था। ये अंतर छोटा नहीं है, ये एक बहुत ज़रूरी बात बताता है।
इसी वजह से नियम एकदम कड़े और साफ हैं। इस दवा को शुरू करने से पहले ये पक्का कर लेना चाहिए कि ब्लड प्रेशर पूरी तरह से कंट्रोल में हो, और इलाज शुरू करने के 2 हफ्तों के अंदर और उसके बाद भी लगातार ब्लड प्रेशर की जांच होनी ही चाहिए। ये कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि एक ज़रूरी सावधानी है। तो इस सारी जानकारी के बाद आखिर में सबसे काम की बात क्या निकल कर आती है? चलिए इसे कुछ आसान पॉइंट्स में समेटते हैं जो किसी के भी काम आ सकते हैं। अगर किसी को ये दवा दी जाती है तो अपने डॉक्टर से बात करते समय ये 4 सवाल पूछना बहुत ही जरूरी है। पहला, क्या मेरी बीमारी के लिए यही सबसे सही दवा है? दूसरा, इसकी डोज क्या होगी और मुझे इसे कितने समय तक लेना होगा? तीसरा, अपने डॉक्टर को अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में बताइए, खासकर अगर परिवार में किसी को दिल, किडनी या पेट की कोई समस्या रही हो। और चौथा, इलाज के दौरान मेरे ब्लड प्रेशर और किडनी फंक्शन की जांच का क्या प्लान है?